कर दी। देखिए, ये इम्पोर्टेंट रसायन विज्ञान का एक पोर्शन है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की समीकरणों के बारे में ये पार्ट है। इसके अंदर आप देखिए, इन समीकरणों, कुल 11 तरह की समीकरण यहाँ पे लिखी हुई है। इन 11 तरह की समीकरणों को याद करने के लिए सबसे पहले आपको ये सूत्र पता होने चाहिए। इसके अंदर जो भी प्रश्न आता है वो या तो परिभाषा पूछते हैं। जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पूछते हैं तो उसमें उदाहरण अवश्य देना पड़ता है। उदाहरण आप तभी दे पाओगे जब आपको सूत्र पता होंगे। एक बार इन सूत्रों को देख लेते हैं। जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट, Zn जिंक, ZnSO4 जिंक सल्फेट, CuO कॉपर ऑक्साइड, Cu कॉपर, जल, कैल्शियम ऑक्साइड जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ग्लूकोज C6H12O6, ये सूत्र पता होगा आपको। O2, आगे क्या लिखा हुआ है, यह केवल समीकरण को संतुलित करने के लिए यहां पे संख्या लिखी जाती है। सूत्र केवल O2 है, ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल, ऊर्जा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, NaCl, AgCl, NaNO3, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जानते होंगे। बोलिए ये क्या है? C+O2 कार्बन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा, ZNO, क्या है? ZNO, यही Z है, ZNO, ये कार्बन। ये जो समीकरणें हैं, इन समीकरणों में अपने को पढ़ना है उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस पाठ के अंदर इन अभिक्रियाओं के बारे में सीधे प्रश्न आता है, परिभाषा आ सकती है। जब भी परिभाषा आएगी तो आपको उदाहरण देकर अपनी बात को समझाना पड़ेगा। एक दूसरा, तुलना वाले प्रश्न आते हैं। तुलना में संयोजन और वियोजन में क्या अंतर है, उष्मा शोषी और उष्माक्षेपी में क्या अंतर है, विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या अंतर है, अपचयन और उपचयन में क्या अंतर है, अंतर वाला प्रश्न आएगा। तो अलग अलग परिभाषाएं पढ़ो तब भी अंतर वाला कर सकते हैं, और अंतर वाला पढ़ लिया तो परिभाषाएं स्वतः हो जाएगी। ठीक है। एक तरीका ये आता है, कभी कभी समीकरण दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि यह कौन सी समीकरण है। समीकरण परीक्षा में आ जाएगी और आपको पूछेंगे ये कौन सी समीकरण है, आपको ये पहचानना पड़ेगा। ठीक है।
तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि प्रश्न चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए, आप उसका उत्तर आराम से दे सकते हो। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक चीज और समझना, यहां पे कुछ समीकरणें ऐसी भी हैं जो विस्थापन के अंदर भी आ रही हैं और अपघटन के अंदर भी आ रही हैं। कुछ समीकरणें आपको ऐसी मिलेगी जो रेडॉक्स में भी आ रही है, ऊष्माक्षेपी में भी आ रही है। कुछ समीकरणें आपको ऐसी मिलेगी कि इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई सा भी एक समीकरण अपने को अच्छी तरह से याद हो जाता है, तो फिर अपने को ये पता होना चाहिए कि ये वाला उदाहरण अपन कहां कहां पे डाल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, कहां कहां पे डाल सकते हैं। जैसे परिभाषा को रटना नहीं है, मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, परिभाषा को बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप समीकरण देखोगे आपको वर्णन याद आ जाएगा, वर्णन उसको देखकर बनाएंगे और परिभाषा भी उसको देखकर बनाएंगे। ठीक है, समीकरण सामने हो तो परिभाषा कैसे लिखेंगे और परिभाषा पूछी जाए तो समीकरण कैसे लिखेंगे। वैसे कक्षा 10 में समस्त विद्यार्थी इस अध्याय को सबसे कठिन मानते हैं, सबसे कठिन लगता है उनको। इसका एकमात्र कारण यह है कि वो इन सूत्रों को नहीं पहचानते। कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 9 तक जो पढ़ाई करते हैं उसमें सूत्र उनके कंफ्यूजन रहता है। जब सूत्रों में आपको कंफ्यूजन है तो फिर समीकरण को देखकर उसकी डिटेल आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब मैं एक एक करके अपन समीकरण में आपको पढ़ाता हूं। जैसे एक नोट्स के अंदर आपके एक समीकरण है, यहां पे मैंने 4 तो यहां पे लिखी है और 5 यहां पे लिख रखी, 9 समीकरणें और भी हैं। इसमें जगह कम थी तो मैंने उसी हिसाब से लिख दिया। आप समझना मैं कौन कौन से नाम बोल रहा हूं। जैसे संयोजन और वियोजन पढ़ते हैं सबसे पहले, संयोजन और वियोजन बहुत सीधे तरीके से पढ़ाता हूं, ध्यान रखना। दो पदार्थ मिलकर यदि एक पदार्थ बना रहे हो तो संयोजन है? और एक पदार्थ टूटकर अगर 2 बना रहे हो तो वियोजन है। बहुत सीधी है ना परिभाषा। संयोजन 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हो वो संयोजन वो संयोजन हो गया। और एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थ बना रहे हो तो वियोजन। हिंदी में शाब्दिक अर्थ पर अगर जाएंगे, संयोजन संयोग करना, वियोजन अलग 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 हो जाना। अब यहां थोड़ा सा सुधार करेंगे अपन, क्या 2 पदार्थ ही जुड़ेंगे? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते 2 से अधिक हो। तो फिर आप इसकी परिभाषा ऐसे बनाना, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हो तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और एक पदार्थ यदि 2 या 2 से अधिक में टूट जाता है तो उसे वियोजन तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका अपन वापस में रिवीजन करूंगा, आपसे पूछूंगा। अब आप परिभाषा तो समझ में आ गई। तो इन 11 समीकरणों में से अपन संयोजन वाली छांटते हैं कि कौन कौन सी समीकरणों को संयोजन में डाल सकते हैं और कौन कौन सी समीकरणों को वियोजन में डाल सकते हैं। ठीक है ना, अब आपको थोड़ा आसान लगेगा। ये दोनों जुड़ रहा है, ये बन रहा है और एक वो भी बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो संयोजन नहीं हुआ। अगर ये दोनों जुड़ते एक ही पदार्थ बनता तो अपन संयोजन कहते थे। तो आप इसमें से वो समीकरण छांटो जिसमें आपको लग रहा हो कि इधर तो 2 या 2 से अधिक है और उधर एक ही बन रहा है। बताएं। एक तो ये CaO प्लस H2O। कौन से नंबर की समीकरण? तीसरे नंबर की समीकरण। हाँ, वेरी गुड। तीसरे नंबर की समीकरण आपको लग रहा है कि 2 पदार्थ मिल रहे हैं और एक पदार्थ बन रहा है, हो गया। अब इसको परीक्षा में लिखने की लैंग्वेज क्या रहेगी ये तो समझ में आ गया अपने को। 2 पदार्थ मिल रहे हों या 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल रहे हों और एक पदार्थ बन रहा हो
तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब एक चीज और समझना जो आपको शायद पहले से आती होगी, इस तीर के इधर जो भी पदार्थ होते हैं वो होते हैं क्रिया कारक, क्योंकि वो क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रिया कर रहे हैं। क्रिया। और इस तीर के इधर जो भी होते हैं वो होते हैं उत्पाद, क्योंकि वो उत्पाद बन रहा है, क्योंकि वो उत्पाद बन रहा है। उत्पाद बन रहा है। क्रिया कारक जब अभिक्रिया करते हैं तो बनता क्या है? उत्पाद। तो फिर अपन लिखने की लैंग्वेज क्या करेंगे? जब दो या दो से अधिक क्रिया कारक आपस में क्रिया करते हैं और तो एक उत्पाद बनता बनाते है, हैं, तो लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नहीं लिख Yes. सकते हैं? दो या दो से अधिक क्रिया कारक आपस में क्रिया करके क्रिया करते हैं एक और उत्पाद बनाते हैं। एक उत्पाद बनता बनता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया? आपके उत्तर का आधा पोर्शन तो खत्म हो गया, आधा पोर्शन खत्म। क्यों? क्योंकि उस प्रश्न में आपको उदाहरण निश्चित रूप से पूछा जाएगा, हाँ। समझाइए पूछा जाएगा। जब समझाइए पूछा जाएगा तो आपको उदाहरण लिखना है, समझाइए पूछा जाएगा तो उदाहरण लिखना है। अब उदाहरण के अंदर मान लीजिए आप ये उदाहरण लिख रहे हो, तो अब आप क्या है, पहले तो आप कह रहे थे दो क्रिया कारक आपस में क्रिया करके एक उत्पाद बनाता है, अब उनके नाम लिखो, अब उनके नाम और बात वही समझानी है। आप लिखोगे कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करते हैं जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, आपका उत्तर खत्म। लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, काम की बात लिख दो डायरेक्ट। कभी कभी क्या होता है, बच्चे को इसका नाम नहीं मालूम, बच्चे को इसका नाम ही नहीं पता, तो फिर आप एक इसका सॉल्यूशन ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड आपस में क्रिया करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस बनता है, ताकि वो आप बात तो लिख पाओगे कम से कम परीक्षा में। हाँ। समझ रहे हो? लेकिन आप अगर पहले से प्रैक्टिस करोगे तो आपको नाम आना चाहिए। अगर आपको साइंस से रखनी है तो ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। मैंने आपको बहुत सारे सूत्र लिखा रखे हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा वो सूत्र क्यों लिखाए थे, ठीक है ना? अब कोई बच्चा इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उसको कुछ ही पता नहीं है, तो फिर स्वाभाविक है उसको जो है लर्निंग में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना? तो अब अपन वियोजन वाला छांटें। जिस बच्चे को संयोजन की परिभाषा और उदाहरण याद होगा उसको वियोजन आ जाएगा। अब आप वियोजन देखो, कहीं वियोजन दिख रहा है क्या आपको? हाँ, कहाँ पे दिख रहा है? ये रात 6 नंबर 6 नंबर पे। वेरी गुड। अब आप 6 नंबर पे देखो, मैंने बताया नहीं आपको, आपने खुद ही छांट लिया ना। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि इधर तो एक ही उत्पाद है और उधर और दो इधर क्रिया। ज्यादा हो गए, बस तो अब वर्णन करने का तरीका तो वो वही रहेगा अपना। एक उत्पाद। वर्णन करने का तरीका वही रहेगा। कौन बोलेगा आप में से? कोई बोल के बता सकता है? इसके अंदर 2 लाइन जो लिखेंगे अपन बोर्ड परीक्षा में वो क्या होगी? हाँ बताओ, जोर से बोलो। जब एक उत्पाद की टूट के दो क्रिया में बदलता है। क्रिया में बदल जाता है, उत्पाद में। उत्पाद में बदल जाता है। तीर के इधर वाले को अपन ने क्या बोला था? उत्पाद। तीर के इधर वाले को क्या बोल रहे हैं? क्रिया। एक क्रिया कारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन कहते हैं। आगे सुन। तो अब इनके अगर नाम पता हो तो डिटेल हो जाएगी। हाँ। इनके नाम पता हो तो डिटेल हो जाएगी। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये संयोजन वियोजन मुझे लग रहा है अगर आपको परीक्षा में आ जाता है संयोजन और वियोजन में क्या अंतर है, ठीक है। सारणी बनाना, एक तरफ संयोजन अभिक्रिया, एक तरफ वियोजन अभिक्रिया, दोनों तरफ परिभाषा। फिर एक पैराग्राफ बनाना कि एक पदार्थ 2 पदार्थ में टूटता है और इधर 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, ऐसी परिभाषा डाल देना। फिर नीचे समीकरण, दोनों तरफ समीकरण आ जाएगी। फिर समीकरण को देखकर 2 लाइनें और लिखना कि कौन से 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं और कौन सा पदार्थ टूटकर 2 पदार्थ बना रहे हैं। जब नाम लिखोगे आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इसी पैटर्न से अपन सारी समीकरणें पढ़ेंगे और वर्णन उसी पैटर्न से करेंगे। देखना बहुत सरल तरीके से पढ़ाता हूं आपको। ये 2 याद हो गया ना? संयोजन वियोजन आया नहीं आया? अब बहुत सरल तरीके से 2 समीकरणें और पढ़ते हैं।
विस्थापन द्विविस्थापन देखना क्या, विस्थापन द्विविस्थापन। या फिर उससे पहले पढ़ते हैं अपन उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। हाँ, ठीक है, उष्माक्षेपी और उष्माक्षेपी। उष्माशोषी। जिस अभिक्रिया में उष्मा मुक्त होती है, उष्मा मुक्त होती है, या उत्सर्जित होती है बोल सकते हो आप, वो तो हो गया क्षेपी। क्षेपी। और जिसमें उष्मा अवशोषित होती है वो उष्माशोषी। शोषी। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि परीक्षा में कि वो उष्मा शोषी किसमें लिखे और उत्सर्जित किसमें लिखे। ये तो याद है कि एक में तो उष्मा उत्सर्जित होगी, एक में उष्मा अवशोषित होगी, ये तो याद है। लेकिन ये याद नहीं है कि किसमें क्या लिखे। तो उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उष्मा शोषी में या शोषी आ रहा है ना, तो इसमें आप अवशोषण लिख दो। समझ रहे हो ना, इसमें अवशोषण लिख। अवशोषण लिख दो। और जिस अभिक्रिया के अंदर जो बच रहा है जो उत्सर्जित। अब सुनना, समीकरणों को देखकर कैसे पहचानेंगे कि किसमें उत्सर्जन है और किसमें अवशोषण है। तो जिसमें प्लस ऊर्जा है, इसका मतलब ऊर्जा भी बनी है, ऊर्जा भी बनी है। और अगर माइनस ऊर्जा है मतलब ऊर्जा अवशोषित हो रही है। ये पहचानने का एक तरीका पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब इस समीकरण को देखो, ऊर्जा बन रही है उष्मा क्षेपी। कौन सी होगी? उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी हो, ठीक है। और उसके बाद में ऐसी समीकरण देखो जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, माइनस ऊर्जा। हाँ, माइनस ऊर्जा, उष्माशोषी। ये है ना माइनस ऊर्जा। ये दोनों समीकरणें उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा, उसमें उष्मा उत्सर्जित हो रही है या अवशोषित हो रही है, उसी से ही परिभाषित करोगे, उसी से ही परिभाषित करेंगे। परिभाषित करोगे। अब इसको दैनिक जीवन में समझना कि ये उष्मा उत्सर्जन का क्या मतलब है, उष्मा अवशोषण का क्या मतलब है। बहुत सीधे तरीके से एक उदाहरण बताता हूँ आपको। दीपावली के समय में पुराने जो मकान होते थे उनमें एक चूने से पुताई होती है, चूने से पुताई होती है। अब चूने से जो पुताई होती है उसमें आपको मालूम होगा मार्केट से जो अपन चूना खरीदते हैं उसको पानी में डालते हैं, फिर वो उबलता, तो वो उबलने लग जाता है। जब भी गर्म तो किसी ने किया ही नहीं। उष्मा उत्सर्जित हुई कि अवशोषित हुई? उत्सर्जित हुई। बस इसी का ही मतलब उष्मा उत्सर्जित होना है। गर्म तो किया ही नहीं किसी ने, लेकिन वो ऐसा लगता है कि ये बात नहीं लगा सकते उसकी, क्योंकि वो गर्म हो जाता है, तो वो उष्मा उत्सर्जित होगी। ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जिसमें या तो उष्मा उत्सर्जित होगी या उष्मा अवशोषित होगी। तो अपने को परीक्षा में लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन की तो इसकी परिभाषा है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है वे अभिक्रियाएं उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण निम्न है, ये उदाहरण लिख देंगे, फिर आप नाम बता के लिख देना। नाम बता के, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब क्रिया करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और इसमें उष्मा का माइनस उष्मा का अवशोषण होता है। इंपॉर्टेंट लाइन, अवशोषण होता है। और यहाँ ये उत्सर्जित होती है। ये जो समीकरण है इसको पहचानना सिखाऊं मैं आपको। ये समीकरण आई कहां से? ये समीकरण अपने शरीर में होने वाली एक रासायनिक क्रिया है। हम जो खाना खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं, खाना, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, ये सारा लिखना नहीं है, ये तो समीकरण को आइडेंटिफाई, पहचानने का एक तरीका बता रहा हूं मैं। तो हम जो सांस लेते हैं कौन सी गैस जाएगी? ऑक्सीजन। तो ये जो खाना है जिसको ग्लूकोज कह सकते हो आप, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, है ना। अच्छा, कल अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था संतुलित भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट। तो आप एक नाम था उसमें कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब जिसमें कार्बन हो
और हाइड्रोजन हो ऐसे हाइड्रेट जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स तो अपने खाने के अंदर होते हैं, अपन जो खाना खाते हैं, है ना, उसमें एक ग्लूकोज है C6H12O6। पहचान, इस सूत्र को पहचाने आप? ये क्या है? भोजन हो गया एक तरह से, जो हमारे शरीर के काम का होता है। उसके बाद हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, क्या गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गई और अंदर पहले से क्या है? कोशिकाओं में भोजन है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, ऊर्जा प्राप्त। उसके बाद ये हुआ, अब ये हुआ, समझ में आ रहा होगा? ये बना, ये बना, ये बना। इस ऊर्जा के लिए ही तो अपन खाना खा रहे थे। अपन खाना क्यों खा रहे थे? ऊर्जा के लिए। ऊर्जा चाहिए, सारा काम तभी होगा जब भोजन करेंगे। तो इसके लिए अपन कर रहे थे। ये पानी बनेगा शरीर में, वो शरीर में पानी काम आता है। आवश्यकता से ज्यादा पानी हो तो उसको अपन मूत्र के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किसी काम की नहीं है, तो वो तो हाथों हाथी श्वसन में निकाल देते हैं, हाथों हाथी श्वसन में निकाल देते हैं। तो इस कहानी से आपको कुछ बातें समझ में आएगी कि यार C6H12O6 लिखें क्योंकि वो भोजन होता है। फिर हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ऑक्सीजन ली है तो क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनेगा? ऊर्जा। जैसे ही आप प्लस ऊर्जा लिखोगे आपने अपनी बात को जा दिया, क्योंकि आप यही तो समझा रहे थे कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। ये समझ में आ गया? अच्छा, ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो यह संयोजन अभिक्रिया क्लियर है और अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया क्लियर है। ठीक है, दो और पढ़ते हैं, दो और कोई सी भी उठाओ। अपन उठा लेते हैं, कौन सी बच रही है? विस्थापन और द्विविस्थापन। समझना इसको, विस्थापन और द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? जैसे इधर वाली बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठे हैं। कितने? 3 स्टूडेंट बैठे हैं। और बाहर से कोई ताकतवर व्यक्ति आया, किसी कमजोर को उठाकर उसने कमरे से बाहर भेज दिया, खुद वहां पे बैठ गया। ठीक, विस्थापन खत्म। इसी को विस्थापन कहते हैं। सामान्य भाषा में आप क्या कहोगे कि ये कोई ज्यादा ताकतवर व्यक्ति आया जिसने कमजोर को हटा दिया, इसने कमजोर को हटा दिया। अब अपन इसको विज्ञान की भाषा के अंदर बात करें जो अपने को बोर्ड परीक्षा में लिखनी है,